हाँ जी सर, आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज ऑन रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड तुम्हारा थर्ड मेथड है, विच इज दिस उप्स दिस मेथड। यहां पे अजम्पशन क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं और ले रहे हैं। एंड अंडर द रेसिप्रोकल मेथड यू हैव थ्री मेथड्स, थ्री वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन: साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इस इन क्वेश्चंस में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जानना, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा अजम्पशन चल रहा है। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट्स बिल्कुल भी सर्विस नहीं दे रहे तो वो हो गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है बट ले रहा नहीं है, दैट इज नॉन रेसिप्रोकल मेथड। एंड अगर आदान प्रदान, टू वे स्ट्रीट, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, देन दैट बिकम्स द रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करना है क्वेश्चन में, इधर ध्यान दो। क्या बोला हुआ है देख, प्रेक्स लिमिटेड is a manufacturing company having two production departments A and B, two service departments X and Y. The following is the budget for March 2022. तो अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हें ही बनाना है। कैसे? कुछ खर्चे ऐसे हैं जो तुम्हें हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली बता दिए हैं कितने, हर डिपार्टमेंट के बोले हैं कितने। दोज ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ओवरहेड्स। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कॉमन है और तुम्हें डिवाइड करने हैं, दीज आर गोइंग टू बी अपोर्शनड ओवरहेड्स। ये क्या है? दिस इज योर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। ठीक है। अब इसके ऊपर वापस आएंगे, बट आगे देख। A technical assessment of the apportionment of the expenses of service department is as under। तो अपने पास सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है ना, वो ए और बी को तो सर्विस दे रही है, वाई को भी सर्विस दे रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है ना, वो ए और बी को तो सर्विस दे ही रहा है बट एक्स को भी सर्विस दे रहा है। मतलब एक्स इज सर्विंग वाई, वाई इज सर्विंग एक्स। ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल मेथड। ठीक है। और अपने से मांगा गया है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। ये बेसिकली तुम्हारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहे। एंड स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों पूछ लिया है। बेस्ट क्वेश्चन टू स्टडी ऑल ऑफ इट। समझ में आ रहा है? नाउ खर्चे की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। बट क्वेश्चन इज, क्या डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स होते हैं? नहीं। Direct material and direct labor are prime cost items. But that being said, direct material and direct labor of the production departments are not overheads. But direct material and direct labor of the service departments are overheads. क्यों? For example, washroom for a class. Washroom for a class will be a service department. अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? हैंड वॉश। डायरेक्ट लेबर क्या होगा? जैनिटर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्लास चलाने के लिए इस जैनिटर का होना जरूरी है क्या? नहीं। मेरा होना जरूरी है, मैं प्रोफेसर हूं तो मैं भी डायरेक्ट लेबर ही हूं, बट आई एम डायरेक्ट लेबर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझ रहे हो? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लेबर मैं हूं। मेरा होना जरूरी है क्लास में, टू कंडक्ट द क्लास। अगर मैं नहीं हूं और जैनिटर अगर बैठा है वॉशरूम में, तो क्या उससे तुम्हारी क्लास हो जाएगी? नहीं। अगर वो नहीं है वहां पे तो क्या तुम्हारी क्लास रुकेगी? नहीं। सो इवन दो direct material and direct labor of the service department, they are direct to the service department but not to the main product। वॉशरूम में हैंड वॉश नहीं है तो क्या क्लास नहीं कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे ना? तो
थंब रूल याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स नहीं है, बट सर्विस डिपार्टमेंट वाले ओवरहेड्स है। समझा? फिर अपने पास है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट कौन से बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? एरिया। फिर है पावर। पावर कौन से बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे? एचपी भी है अपने पास और मशीन आवर्स भी है। अब यहाँ पे है ना बहुत लंबा सा डिबेट चलता है, बहुत बहुत लंबा डिबेट। और वो डिबेट है ना सिर्फ एक ही चीज के बारे में है कि इसको किस तरीके से डिवाइड करना है। काफी बारी है ना इंस्टीट्यूट यहाँ पे ना गेम खेल जा रहा है। एक सेकेंड ना, इंस्टीट्यूट यहाँ पे गेम खेल जाता है। आई टेल यू व्हाई। अगर वो अपने को एचपी और मशीन आवर्स दोनों देंगे ना, तो एचपी इंटू मशीन आवर्स करना है। ठीक है? क्यों? गुड क्वेश्चन, क्यों? मान ले एचपी है ना मशीन वन का, ये 10 HP की मशीन है, और ये जो है ना मशीन नंबर 2, ये सिर्फ 2 HP की है। तो कायदे से कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा? जो ज्यादा एचपी वाली है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, सिंपल है। बट बट ये एक दिन में 1 ही घंटा चलती है, और ये एक दिन में 10 घंटे चल रही है। तो अब किसने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया? क्या मशीन वन ने या टू ने? मशीन वन ने कितना एचपी आवर्स लिया? 10 HP आवर्स। मशीन टू ने तो 20 HP आवर्स ले लिया ना। तो क्या एचपी प्रॉपर बेस है? नहीं। क्या मशीन आवर्स प्रॉपर बेस है? नहीं। एचपी इंटू मशीन आवर्स प्रॉपर बेस है, बट ये करने के लिए तुम्हारे पास एचपी ही होना चाहिए और मशीन आवर्स ही होने चाहिए। लेबर आवर्स, वर्किंग आवर्स, प्रोडक्शन आवर्स, ये है तो वो उसमें उस केस में सिर्फ एचपी से डिवाइड कर देना है। वापस बोलता हूं, एचपी इंटू मशीन आवर्स तभी करोगे जब एचपी भी है और मशीन आवर्स भी है। अगर लेबर आवर्स, प्रोडक्शन आवर्स, वर्किंग आवर्स और कोई भी आवर्स दिए ना, तो वो मत लेना। उस सिचुएशन में सिर्फ एचपी के बेसिस पे ले लेना। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन लोग मशीन लेंगे एचपी इंटू पावर, लेंगे एचपी इंटू मशीन आवर्स के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन कौन से बेसिस पे? मशीन की वैल्यू पे, तो ये हो गया कैपिटल वैल्यू। जनरल लाइटिंग कौन से बेसिस पे? लाइट पॉइंट्स। परक्विजिट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे एक बात बताओ, परक्विजिट किस चीज के लिए होता है? परक्विजिट होता है बेसिकली अपन लोग वर्कर्स को और थोड़े से बेनिफिट्स देते हैं वो। अब परक्विजिट कौन से बेसिस पे लेंगे? परक्विजिट्स कौन से बेसिस पे लेंगे? जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी उसके उतने ज्यादा पर्क्स। तो परक्विजिट्स लिया जाएगा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस। इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। समझ में आ रहा है? आओ सम भरना शुरू करते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, चारों डिपार्टमेंट लिख लेंगे ए बी एक्स वाई। अच्छा, ऑर्डर मेंटेन करने का जो सिस्टम है दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन नॉन रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल में उसकी जरूरत नहीं है। तुम जिस ऑर्डर में दिया उसमें लिख लो। ठीक है? अब इसमें ना सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे एलोकेटेड ओवरहेड्स। और एलोकेटेड ओवरहेड्स में अपने पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, विच इज नॉट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट जो दिया है। 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख। और उसके बाद हेडिंग लिखेंगे अपोर्शन्ड ओवरहेड्स। अपोर्शन्ड ओवरहेड्स में सबसे पहले आएगा रेंट। रेंट कौन से बेसिस पे डिवाइड करेंगे? एरिया। सो 9 लाख इन द रेशियो ऑफ 1500। 9 लाख एरिया का रेशियो है 500, 250, 250, 500। टोटल करोगे 1500 आ रहा है। सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 1500 इंटू इंटू 500। 3 लाख। फिर 250 के हिसाब से 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख।
ये हो गया रेंट। फिर अपन लोग करेंगे पावर। पावर करेंगे एचपी इंटू मशीन आवर्स के रेशियो में। एचपी इंटू मशीन आवर्स कितना होएगा? 50,000, 80,000, 15,000, 25,000। तो एक काम करते हैं ना, 50, 80, 15 और 20। एचपी इंटू मशीन आवर्स किया 10,000 इंटू 50, 20,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 15, 10,000 सॉरी 1,000 इंटू 15 और 1,000 इंटू 25। एचपी और मशीन आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो आया अपने को 50,000, 80,000, 15,000 और 25,000। अपन ने उस रेशियो को शॉर्टेन कर दिया और अब इस रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 130 प्लस 40 170 है। 5,10,000 डिवाइडेड बाय 170, 50 का कितना हो रहा है? 1,50,000। 80 का 2,40,000। फिर 15 का 45,000। फिर 25 का 75,000। ठीक है। फिर आ गया अपने पास डेप्रीसिएशन। वो लेना है अपने को कैपिटल वैल्यू पे। कैपिटल वैल्यू दिया है 40, 80, 120 प्लस 40, 160। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 160 इंटू 40, 50,000। 80 का फिर हो जाएगा 1 लाख। ये हो जाएगा 25,000, 20 का और 25,000। तो ये हो गए 2 लाख। डेप्रिसिएशन के बाद जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग कौन से बेसिस पे? लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे। लाइट पॉइंट्स है 30, 50। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 50, 10। तो ये 60,000, 1,20,000, 60,000 और 60,000। फिर परक्विजिट्स। परक्विजिट्स अपन को लेना है डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट, प्लीज गलती मत करना। डायरेक्ट वेजेस है 10 लाख, 4 लाख, 14 लाख, 20 लाख से। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख। तो 10 लाख के लिए 2 लाख। ये हो जाएगा 80,000, फिर 40,000 और 80,000। और इन सब को ऐड करेंगे। दिस विल बिकम ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है 4.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7,60,000। 3,90,000 प्लस 220 और 6,90,000। 6 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 1,25,000। 9,15,000। फिर 6 लाख प्लस 3,75,000, 140 और 25, 1,65,000। 11,40,000। अब this amount that we have is basically overheads as per। एक सेकंड, मिस्टेक लग रही। 6 लाख प्लस 1,95,000 प्लस 1,25,000। ये 9,20,000 है। माय बैड, गलती हो गई ऐड करने में। अब यहाँ पे ना, दिस बिकम्स योर ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे बनाने हैं ये समझो। एक्स डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना है? 9,20,000। नहीं, कुछ परसेंटेज वाई से भी आएगा। वाई डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना है? 11,40,000। नहीं, 11,40,000 में कुछ परसेंटेज एक्स का भी आएगा। देख, अगर तुम लोग बोलोगे ना 9,20,000 का, अच्छा कितना परसेंटेज ट्रांसफर करना है देखो एक बार।
कितना परसेंटेज है? एक्स विल गिव वाई 20%। तो है ना, एक्स का 20% विल बिकम वाई। नहीं ना, इसका भी तो कुछ परसेंटेज विल बिकम एक्स। तो एक्स का कॉस्ट वाई पे डिपेंडेंट है, वाई का कॉस्ट एक्स पे डिपेंडेंट है। तो मतलब दोनों कॉस्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये तो लूप है। अब ये लूप ब्रेक कैसे होगा ये समझो। We will say let the total cost of department X be X. Let the total cost of department Y be Y. ठीक है। अब what is X department का total cost? It will be 9,20,000। सॉरी, X डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट क्या है? जो अपना खुद का खर्चा है वो तो है ही है ना, तो 9,20,000 तो है ही है, प्लस व्हाट इट विल रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई। प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट इट विल रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई, ये एक्स जो है, दिस इज गोइंग टू गिव 20% टू वाई। अपन क्या देख रहे हैं, एक्स का कॉस्ट क्या है, जो खुद का खर्चा है वो, प्लस जो दूसरे डिपार्टमेंट से आने वाला है। दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, वाई। वाई विल गिव एक्स हाउ मच, 5%। समझा? ओन कॉस्ट प्लस व्हाट इट विल रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। अदर डिपार्टमेंट से क्या मिलेगा, तो एक्स के लिए अदर डिपार्टमेंट वाई है, वाई से क्या मिलेगा, वाई से मिलेगा 5%। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, वी विल कॉल दिस एज 0.05 वाई। 5% है ना, तो 0.05 ऑफ वाई। तो अब अगर ये समझ में आया तो बोलो वाई क्या लिखेंगे? जो खुद का खर्चा है 11,40,000, प्लस व्हाट इट विल गेट फ्रॉम एक्स। एक्स से क्या मिलेगा, एक्स से मिलेगा 20%। तो अपन लोग बोलेंगे 0.2 ऑफ एक्स। समझा? ओन कॉस्ट प्लस व्हाट इट विल रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से जो मिलेगा वो। अब व्हाट विल बी एक्स, ये तो अब साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। अब इसको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्स विल बी 9,20,000 प्लस 0.05 ऑफ वाई है 11,40,000 plus 0.2x. So x will be 9,20,000 plus 5% of 11,40, 57,000 plus zero point 0.2 into 0.05. So 0.01x. So 1x minus 0.01x is 9,77,000. 1 minus 0.01. So 0.99x is 9,77,000। x का वैल्यू कितना, एक मिनट, 9,77,000 डिवाइड बाय 0.99, 986,868 या 869 लिख देते। ठीक है। अब एक बार x का वैल्यू मिला ना, तो अब y का भी मिल जाएगा। 11,40,000 प्लस 0.2 ऑफ 968, नहीं सॉरी 986,869 बराबर। तो अब 986,869 इंटू 20% प्लस 11,40, 13,37,374। और अब फाइनल स्टेप, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए एंड बी 7,60,000, 6,90,000। ठीक है। और अब अपन लोग रीअपोर्शन करेंगे एक्स। एक्स का कॉस्ट कितना मानेंगे, 986,869, और परसेंटेज कितने, एक्स को ए को कितना परसेंटेज देगा, 55%। तो 986,869 का 55%,
5,42,778 और बी को देगा 25%, तो 2,46,717। रीअपोर्शन करेंगे वाई। वाई कितना है? 13,37,374 इंटू कितना परसेंटेज फॉर ए के लिए 60% है, तो 8,02,424 और बी के लिए 35% है, तो 4,68,081 और इन सब को ऐड करेंगे और मिलेगा अपने को ओवरेज एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 7,60,000 प्लस 542,778 प्लस 802,424 21,05,202 6,90,000 plus 2,46,717 plus 468,081 14,04,798। ये आ गया अपना ओवरेज एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज मेथड नंबर 1, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना, समझ। तुम ट्रायल एंड एरर करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन करो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करो, मतलब तुम रेसिप्रोकल करो, नॉन रेसिप्रोकल करो या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करो, अल्टीमेट गोल अपना क्या है? अपने को सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट डिसॉल्व करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है। अब तुम आदान प्रदान करो, सिर्फ प्रदान करो, सिर्फ आदान करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो नंबर्स का टोटल है, ये इन नंबर से टैली होना चाहिए। ध्यान देना, ध्यान देना, मेरा टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट टोटल बेसिस पे डिवाइड हो जाना चाहिए। टोटल सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट टोटल डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अब ना ये 9,20,000 इन दो नंबर से मैच होएगा, ना ये 11,40,000 इन दो नंबर से मैच होएगा, बट टोटलिटी बेसिस पे ये मैच होना चाहिए एक्सेप्ट डेसिमल एरर्स। सो फॉर एग्जांपल 9,20,000 प्लस 11,40,000 20,60,000 है ये। ठीक है, और 542,778 प्लस 246,717 प्लस 8,02,424 प्लस 468,081, ये एग्जैक्ट 20,60,000 से मैच होता है। तो देख, अल्टीमेट गोल तो यही था ना, सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना है। अभी तुमने बीच में आदान प्रदान किया, उससे कोई मतलब नहीं, बट ये चीज ध्यान रखना, ये 9,20,000 इससे मैच नहीं करेगा। क्यों? सम पोर्शन बिलोंग टू वाई। ये 11,40,000 इससे मैच नहीं करेगा। क्यों? सम पोर्शन बिलोंग टू एक्स। तो इंडिविजुअली नंबर्स किसी से मैच नहीं करेंगे, बट टोटलिटी पे नंबर्स मैच हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब यही चीज को अपन लोग करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। कैसे, वो समझ। देख, तुम ट्रायल एंड एरर करो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करो या इक्वेशन करो, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही रहेगा ना। जो ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तुमने ए बी एक्स और वाई के बनाए हैं, वो तो एज इट इज ही रहेंगे। अपना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका चेंज हो रहा है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही होगा, 7,60,000, 6,90,000, 9,20,000 और 11,40,000। ठीक है, अब ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, अपन एक छोटा सा डब्बा बनाएंगे, इधर एक्स और वाई लिखेंगे और इसमें इसके अमाउंट्स लिख देंगे। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या, आदान एंड प्रदान, मतलब एक्स वाई को कितना परसेंट देगा, देगा। ध्यान रखना, साइमल्टेनियस इक्वेशन में देखते हैं ओन कॉस्ट प्लस क्या आने वाला है यहां पे, और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि कितना परसेंटेज देना है।
तो एक्स का 20%, एक्स का 20%, 9,20,000 का 20%, 1,84,000 बिलोंग्स टू वाई। तो दे दो वाई को। अब वाई का कितना परसेंट बिलोंग्स टू एक्स, वाई कितना परसेंट देगा एक्स को? 5%। बट अब 5% ऑफ व्हाट? 11,40,000 या 1,84,000 दोनों। तो 11,40,000 भी आएगा 13,24,000। अब इसका 5% बिलोंग्स टू एक्स। अब 9,20,000 का जितना भी शेयर वाई का बनता था वो तो दे दिया ना, वो तो हो चुका। तो अब पर ये 66,200 नया नंबर है, तो अब इसका 20% ट्रांसफर करो, 13,240। अब ये 11,40,000 और 1,84,000, इसका जितना भी शेयर एक्स का बनता था वो तो दे दिया, बट ये 13,240 तो नया अमाउंट है, तो अब इसका 5% दो, 662। अब 9,20,000 और 66,200 का जितना भी पोर्शन वाई का बनता था वो तो दे दिया, बट ये 662 तो नया अमाउंट है, तो अब इसका 20% दो, 132.4 है, 132 लिखो। 13,24,000, 13,240 का जितना भी परसेंटेज एक्स का बनता था वो तो दे दिया, बट ये 132 तो नया अमाउंट है, तो अब इसका 5% दो। कितना हो रहा है 5%? 6.6। तो मैं इसको 6.6 को 7 रुपया लिख रहा हूं, और जैसे ही सिंगल डिजिट पर पहुंच जाओ ना, आगे रुक जाओ। तो बेसिकली तुम्हें जिगजैग 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 खेलना है। वो हेरा फेरी या कौन सी मूवी में था ना, एक तेरा एक मेरा, दो मेरे दो तेरे, तीन मेरे तीन तेरे, लगभग वैसी सी कहानी है। अमाउंट बांटते फिरना है अपने। कब तक बांटते फिरना है? 3 साइकिल तक। एक साइकिल क्या है? आदान एंड प्रदान इज वन साइकिल, आदान एंड प्रदान इज वन साइकिल, आदान एंड प्रदान इज वन साइकिल। ये 3 साइकिल जब हो जाएंगे ना, तुम्हारा नंबर सिंगल डिजिट तक आ जाएगा, और जैसे ही नंबर सिंगल डिजिट तक आ गया ना, रुक जा। समझ में आया? अब टोटल करते हैं, 9,20,000 प्लस 66,200 प्लस 662 प्लस 7 रुपए, ये आ रहा है 986,869। और 13 लाख, ये दोनों ऐड मत कर देना, 1140 184 और 1324 नहीं, 13,24,000 प्लस 13,240 प्लस 132, 13,37,372। और अब अपन लोग करेंगे रीअपोर्शनमेंट। सबसे पहले करेंगे रीअपोर्शन एक्स, अमाउंट 986,869 का 55%, 986,869 का 55%, ये आ रहा है 493,435 लिख दे रहा हूं, 434.5 है, इसके लिए 5 लिख दे रहा हूं। 25% है 246,717। फिर अपन लोग रीअपोर्शन करेंगे वाई, 13,37,372 इंटू 60%, 8,02,423, 35%, 468,080। ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 7,60,000 प्लस 493,435 प्लस 802,423, 2,05,000, नहीं 20,55,858, 6,90,000 प्लस 246,717 प्लस 468,080, 14,04,797। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना ध्यान देंगे, ये मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? एक सेकेंड ना,
986 869 का 55%। उत्तरी, सॉरी सॉरी, माय बैड, मिस्टेक। 986 869 का 55%, ये हो रहा है 5,42,778 और 25% 2,46,717। 7,60 plus 542 778 plus 802,423, 21,05,201, 6,90 plus 246 717 plus 468 080, 14,04,797। थोड़ा सा ध्यान दो। 21,05,202, 21,05,201, 14,04,798, 14,04,797। तुम ट्रायल एंड एरर करो या साइमल्टेनियस इक्वेशन, आंसर सेम ही आने वाला है। और एक चीज, 986 869, 986 869, 1337 374, 1337 372, डेसिमल एरर्स को छोड़ के सब कुछ सेम ही आने वाला है। समझा? ये था तुम्हारे लिए ट्रायल एंड एरर। अब करेंगे लास्ट वन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे होता है? स्टार्ट तो वही है, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए बी एक्स एंड वाई। तो 7,60,000 है, 6,90,000, 9,20,000 एंड 11,40,000। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? तुमने है ना यहाँ पे ट्रायल एंड एरर में क्या किया, छोटा सा आदान प्रदान जिगजैग 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 किया। अब यहाँ पे लंबा वाला जिगजैग, मतलब क्या? वी विल रीअपोर्शन एक्स, यहां से 9,20,000 निकाल के वी विल ट्रांसफर इट टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो परसेंटेज दिया है वो। सो इंटू 55% है पहले के लिए, ए के लिए, तो ये हो रहा है 5,06,000। फिर 25% है बी का, तो 2,30,000 और 20% है 1,84,000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 11,40,000 प्लस 184, ये हो रहा है 13,24,000। अब अपन लोग रीअपोर्शन करेंगे वाई को, 13,24,000 इंटू 60%, 7,94,400, 35%, 463,400 और 5%, 66,200। अब वापस से नया अमाउंट आ गया एक्स में, तो अब उसको रीअपोर्शन करो, रीअपोर्शन एक्स 66,200, नया अमाउंट 66,200 इंटू 55%, ये है 36,410, 25% 16,550, 20% 13,240। अब रीअपोर्शन करना पड़ेगा वाई, क्योंकि नया अमाउंट आ गया 13,240, तो 13,240 60% है 7,944, 35% 4,634 और 5% 662। अब अपन लोग रीअपोर्शन करेंगे वापस से एक्स को, क्योंकि नया अमाउंट आ गया 662। तो एक सेकेंड, 662 का 55%, 364.25, 166, 132। अब ये 132 वापस नया आ गया, तो रीअपोर्शन करेंगे भाई, 132 को निकालेंगे इंटू 60%, 79, 35%, 46, 5%,
6.6 है, इसको 7 लिख रहा हूं। अब यहां पे भी सेम रूल, जैसे ही सिंगल डिजिट आ गया कहीं पे भी डाल के खत्म कर देना। और ये है ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब 7,60,000 प्लस 5,06,000 प्लस 794,400 प्लस 36,410 प्लस 7,944 प्लस 364 प्लस 79 प्लस 7, 21,05,204, 6,90,000 प्लस 2,30,000 प्लस 463, 6,90,000 प्लस 2,30,000 प्लस 463, 400 plus 16,550 plus 4,634 plus 166 plus 46. 14,04,796. 14,04,797, 796. 21,05,201, 21,05,204. तुम कोई भी मेथड कर लो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर, साइमल्टेनियस इक्वेशन, रेसिप्रोकल मेथड के तीनों मेथड में सेम ही आंसर आना है। इसलिए माय पर्सनल सजेशन, काफी बारी क्या होता है ना, क्वेश्चन साइलेंट होता है। जब क्वेश्चन साइलेंट होना तब प्लीज 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 साइमल्टेनियस इक्वेशन करो, इट इज वे फास्टर। समझा गया? आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत लंबा हो गया है क्वेश्चन, ब्रेक भी लेते हैं। हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी क्यूट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या बोला है देख, अ मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर contains three machines of equal capacities. To operate these three machines, ध्यान देना, 9 operators are required. That is 3 operators on each machine. एक मशीन 3 ऑपरेटर चला रहे। Operators are paid 20 per hour. The factory works for 48 hours in a week, which includes 4 hours of setup time. तो मतलब बेसिकली 44 आवर्स मशीन चल रही है एक हफ्ते में। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय द ऑपरेटर्स। अब ये ना, ये स्टेटमेंट का बड़ा डीप इम्प्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि सुबह के 8 घंटे एक वर्कर कर रहा है, फिर शाम को 8 घंटे एक घंटा एक वर्कर कर रहा है, और फिर रात के 8 घंटे एक वर्कर कर रहा है। नहीं, तीनों साथ में कर रहे हैं। अब इसका फर्क क्या है? अगर है ना तुम्हारे पास एक ही वर्कर है एट एनी टाइम ऑन द मशीन, तो तुम्हें वेजेस एक ही बार देना पड़ेगा ना एक ही वर्कर को। पर अगर ज्वाइंटली काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में ना 3 वर्कर को पेमेंट करनी पड़ेगी। जहां पे अगर तुम लोग अकेले अकेले काम करते तो 1 घंटे में एक ही वर्कर की पेमेंट थी। अब यहाँ पे ज्वाइंटली है तो एक वर्कर एक घंटे में 3 वर्कर्स को पेमेंट करनी है। डिफरेंस समझ रहे हो? अगर ज्वाइंटली नहीं होता तो एक वर्कर एक मशीन, ज्वाइंटली है तो एक वर्कर, सॉरी 3 वर्कर एक ही मशीन। समझा? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। द ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर्स। यार ऑब्वियस है ना, वो जो 4 घंटा सेटअप है, वो सेटअप भी तो वर्कर ने किया है, तो उसको तो पैसे पूरे देंगे ही देंगे, है ना। इन एडिशन दे आर पेड अ बोनस ऑफ 10% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम। बोनस भी है। अब है ना, थोड़ा सा यहां समझ कैसे अपन इसको मैन्युपुलेट करेंगे। अपन लोग को 48 आवर्स की पेमेंट तो करनी है वर्कर को, और 10% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स 44 है, उसका अपन लोग है ना बोनस इन टर्म्स ऑफ अमाउंट के बदले इन टर्म्स ऑफ आवर्स दे देते। तो 4.4 आवर्स की बोनस देनी है। तो मतलब 52.4 आवर्स की पेमेंट करेंगे अपन वर्कर को एक हफ्ते के लिए। दिस इज इंक्लूडिंग द बोनस अमाउंट। समझ में आया? आगे देख क्या बोला है। Costs are reported for this company on the basis of, very very important, mark करो, 13 4 वीकली पीरियड। इनका एक पीरियड 4 हफ्ते का है, ऐसे इनके पास 4 वीक का एक पीरियड है, और ऐसे इनके पास 13 पीरियड्स है। तो मतलब कितने वीक्स हो गए? 52 वीक्स हो गया पूरा साल। So instead of they doing 12 months, they do 13 periods of 4 weeks. समझ में आ रहा है?
13 पीरियड 4 4 हफ्ते के 52 हफ्ते हो गए, 52 वीक्स हो गए, साल हो गया। बट अब है ना, इसकी वजह से अपने डायनामिक्स कैसे चेंज होंगे। अगर तुम्हारे पास कोई कॉस्ट पर एनम है, वो पर एनम कॉस्ट को डिवाइड बाय 52 वीक्स करेंगे तो एक हफ्ते का कॉस्ट मिलेगा इंटू 4 वीक्स, तो 4 हफ्ते का कॉस्ट मिलेगा। समझा गया? आगे देख, द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द मशीन आर रेट includes the direct wages of the operator and also recoups factory overheads allocated to the machine. अब है ना, ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं समझ। मशीन आर रेट में इनको ओवरहेड तो लेना ही है, बट इनको वेजेस भी साथ में ऐड करके लेना है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों को ऐड करके फिर अपना मशीन आर रेट निकाल, ठीक है, तो लेबर और ओवरहेड्स दोनों ऐड करके दे देंगे। और बोला है फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू द कॉस्ट सेंटर। तो depreciation is 10% per annum on the original cost of the machine. Original cost of each machine is 52,000. Maintenance and repairs per week per machine is 60 rupees. Consumable stores per week per machine are 75 rupees. बराबर। Power 20 units per hour per machine at the rate of 80 पैसे per unit. एक घंटे में 20 यूनिट्स लगेगा अपने को, और अपने को है ना 80 पैसे देने हैं उस एक यूनिट के। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर मतलब डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में 3 मशीनें हैं, मतलब ये सारे जो खर्चे हैं वो 3 मशीन के लिए हैं। समझा गया? तो देख, पहले तो ये रेंट है पर एनम, हीट एंड लाइट पर एनम, फोरमैन सैलरी पर एनम, अदर मिसलेनियस पर एनम। अपने पास 4 खर्चे हैं, ये सारे के सारे खर्चे पर एनम है। तो पहले तो उसको डिवाइड बाय 52 वीक्स, एक हफ्ते का कॉस्ट मिला, इनटू 4 वीक्स, 4 हफ्ते का कॉस्ट मिला, बट फॉर 3 मशीन्स, तो डिवाइड बाय 3 मशीन्स भी करना पड़ेगा। अपन तो एक ही कॉस्ट ढूंढ रहे ना, एक ही मशीन का कॉस्ट ढूंढ रहे, तो अगर एक ही मशीन का कॉस्ट ढूंढ रहे तो डिवाइड बाय 3 मशीन्स भी करेंगे। समझा? देख महंगा क्या है। You are required to calculate the cost of running one machine for a 4 week period and the machine hour rate. एक मशीन 4 हफ्ते के लिए का कॉस्ट ढूंढना है अपने को, ठीक है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से समझना, बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, और 2 3 कॉस्ट थोड़े से टिपिकल है, प्लीज समझना। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट फॉर वन मशीन फॉर 4 वीक्स, ठीक है। वन मशीन 4 वीक्स। आओ देखते हैं, सबसे पहला अपने पास क्या है। अपने पास है ऑपरेटर का वेजेस, ठीक है। अपने को उसको देनी है 52.4 आवर्स एक वीक की पेमेंट। अपन लोग कर रहे 4 हफ्ते की पेमेंट, इतने आवर्स की अपने को पेमेंट करनी है एट द रेट ऑफ 20 पर आवर। बट ये कितने ऑपरेटर्स के लिए? अपने पास ऐसे 3 ऑपरेटर है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑपरेटर्स, तो 52.4 आवर्स एक हफ्ते का पेमेंट करना है। ऐसे अपने पास 4 हफ्ते हैं, तो 52.4 आवर्स इंटू 4 हफ्ता, इतने आवर्स का पेमेंट करना है फॉर 20 पर आवर। इतना अपन लोग पेमेंट करेंगे फॉर 4 वीक्स, बराबर। पर ये जो पेमेंट हुई है ये सिर्फ एक ऑपरेटर की हुई है, अपने को ऐसे 3 ऑपरेटर की जरूरत है, तो अपन लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वापस समझ, 48 आवर्स की तो पेमेंट करनी है, 4.4 आवर्स मतलब 10% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, मतलब एक हफ्ते में 52.4 आवर्स की पेमेंट करनी है। ऐसे अपने पास 4 हफ्ते हैं, 52.4 आवर्स इंटू 4 वीक्स, इतने आवर्स की पेमेंट करनी है 20 पर आवर। ऐसे 3 ऑपरेटर है अपने पास। समझा गया? तो 52.4 आवर्स इंटू 4 वीक्स, 209.6 आवर्स की पेमेंट करनी है वर्कर को 20 रुपीज पर आवर से, और ऐसे अपने पास 3 वर्कर है, तो ये हो गया 12,576। फिर आ जाएगा डेप्रीसिएशन, 52,000 है मशीन का कॉस्ट इंटू 10%, बट ये आया पर एनम
divided by 52 weeks into 4 weeks. ठीक है, तो 52,000 into 10% divided by 52 weeks into 4 weeks, 400. फिर आएगा मेंटेनेंस, 60 रुपीज पर वीक है फॉर 4 वीक्स। ये पर मशीन ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये 240 हो गया। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स 75 पर वीक है इंटू 4 वीक्स, तो 300 ये हो गया। पावर, पावर अभी ध्यान देना, उन्होंने बोला 20 यूनिट्स पर आवर, पर पावर कितने आवर्स में लगेगा? पावर लगेगा 44 आवर्स पर वीक, 44 आवर्स एक हफ्ते का, इंटू 4 वीक्स, 4 हफ्ते में इतना आवर्स अपन काम करेंगे, इतने आवर्स में अपने को 20 यूनिट्स पर आवर देना है एट 80 पैसे, तो मैं लिख रहा हूं एट 0.8। समझा गया? 44 आवर्स काम करोगे एक हफ्ते में, इंटू 4 आवर्स, 44 इंटू 4, 176 आवर्स के लिए पावर लगेगा। 176 आवर्स में अपने को 20 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से 3520 यूनिट्स पावर लगेगा, और वो पावर 80 पैसे पे खरीद के लाना है, मतलब अपने लिए कॉस्ट हो गया 2816। समझ में आया? ये हो गया पावर। और फिर अपने पास है अपोर्शनड कॉस्ट। अपोर्शन कॉस्ट में क्या क्या होने वाला है? अपने पास रेंट है, हीट है 9720, सैलरी है 12960, मिसलेनियस है 18,000। तो टोटल खर्चा कितना है? 5,400, 9720, 12960, 18,000, 46,080। दिस 46,080 इज फॉर 1 ईयर। तो पहले तो डिवाइडेड बाय 52 वीक्स इंटू 4 वीक्स, तो डिवाइडेड बाय 52 वीक्स इंटू 4 वीक्स, ये 3544.6 जैसा है, बट दिस इज फॉर 4 वीक्स फॉर द डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट हैज 3 मशीन्स, तो इंटू 1/3, डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, तो ये 1181.53 आ रहा है, तो मैं इसको 1182 लिख देता हूं। ये हो गया अपने लिए टोटल कॉस्ट, 12,576 प्लस 400 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 2816 प्लस 1182, 17,514 डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स कितने? 44 आवर्स है एक वीक में, ये वर्किंग 4 हफ्ते की है, प्लीज गलती मत करना। 44 आवर्स इंटू 4 वीक्स, 176 आवर्स, तो 99.51। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मिस्टेक होने लायक क्वेश्चन, प्लीज इसे एक बार वापस प्रैक्टिस करना वंस यू हैव सीन द क्वेश्चन। ठीक है ना? आओ अगले में मिलते हैं। हाँ जी सर, चालू करें अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बट उस क्वेश्चन से पहले है ना, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लो। अब आई बिलोंग टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मेरे यहाँ पे भिवंडी करके एक जगह है विच इज क्लोज टू मुंबई, वहां पे पावर लूम्स है। अब ये जो पावर लूम्स है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके ऊपर कॉटन थ्रेड इंस्टॉल किया जाता है, और है ना एक फैब्रिक मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, सीधा थ्रेड होता है और एक आड़ा थ्रेड होता है, वो क्रिस क्रॉस चलता है और फैब्रिक बन जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हमारी जो मशीन है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश पावर लूम। उसके ऊपर एक बहुत लंबा सा थ्रेड लगाया जाता है, थ्रेड का रोल। अब ये रोल में है ना करीब 2200 से 2600 थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्या टाइप की तुम क्वालिटी बना रहे हो, बट हाँ वो इतना लंबे थ्रेड का एक रोल होता है। इसका वजन है ना अप्रोक्सीमेटली 30 किलो के आसपास है। ठीक है, ये है मेरा सीधा थ्रेड, जिसको टेक्निकली वॉर्प बोलते हैं।
अब जो मेरा आड़ा थ्रेड है ना, इसको वेफ्ट बोलते हैं। अब ये है ना एक छोटा सा कैंडल जैसा होता है, इतना सा कैंडल, जिसके ऊपर थ्रेड है ना रोल्ड होता है। ठीक है। अब ये जो है ना रोल है ना, ये चलता है लगभग लगभग 20-25 दिन तक। और ये जो वेफ्ट का कैंडल है ना, ये हर 15 मिनट में चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब वर्कर ये जो मेरे ये दोनों चीजें मैनेज कर रहे हैं, बट अब कहानी समझ, ये जो है ना दिस इज एज गुड एज मशीन का सेटअप। ठीक है। जब मशीन सेटअप हो रहा है ना, तब मेरा वर्कर ना, एक वर्कर एक ही मशीन संभाल सकता है। ठीक है। और जब मशीन रनिंग में आ गई ना, रनिंग में आने के बाद क्या होता है, बस है ना उसको कैंडल चेंज करते जाना है, और कहीं पे धागा टूट गया तो उसको जोड़ देना है, बट दैट्स अबाउट इट। बस वो धागा जोड़ने जितना ही काम है, और कैंडल चेंज करना है। अब कैंडल तो क्या है, 15 मिनट में होती है। वो लोग एक बैग रखते हैं मशीन के बाजू में ही, उसी में कैंडल्स होते हैं। वो खाली कैंडल निकालता है, भरा हुआ कैंडल डाल देते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो जब मशीन रनिंग फेज में है ना, तो मेरा एक वर्कर एक्चुअली 8 मशीन चलाता है, 8 मशीन। अब इसका कॉस्ट का पर्सपेक्टिव समझो, कॉस्ट का पर्सपेक्टिव समझो। लेट से आई पे वर्कर 100 रुपीज एन आवर। अगर मैं 100 रुपए दे रहा हूं वर्कर को 1 घंटे का, सेटअप के टाइम पे, क्योंकि वो एक ही मशीन चला रहा है, तो मेरे को पड़ रहा है 100 रुपीज पर मशीन। बट यही रनिंग के टाइम पे वो 100 रुपए में मेरे को 8 मशीन चला के दे रहा है, मतलब हो गया 12.5 पर मशीन। समझ में आ रहा है? तो काफी बारी क्या होता है ना, सेटअप के टाइम पे है ना, बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिविटी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लेबर का कॉस्ट लग जाता है। बट जब मशीन रनिंग फेज में है, तो काफी बारी है ना, मशीन को है ना कुछ भी देखना नहीं पड़ता है, कुछ भी है ना ऐसे समझने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूँ मेरी इंडस्ट्री से। हमारी इंडस्ट्री में है ना, फैब्रिक में एक पर्टिकुलर फील लाने के लिए, कॉटन फैब्रिक में एक पर्टिकुलर फील लाने के लिए है ना, उसको एक बहुत बड़े हीट चेम्बर से पास करते हैं, जिसको स्टेंटर बोलते हैं। ये स्टेंटर ना ऑलमोस्ट 20 से 25 मीटर लंबा होता है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने हीट चेम्बर्स है। उसमें मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 5 भी होता है। तो अगर 5 चेम्बर का स्टेंटर हुआ ना, तो वो लगभग लगभग 35 मीटर के आसपास होगा। फैब्रिक ये साइड से जाता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत सारे है ना केमिकल्स होते हैं, जिसमें से फैब्रिक डूब के पास होता है, और यहाँ पे हीट में है ना वो क्योर होता है, और फिर यहाँ से बाहर आ जाता है। अब जब मशीन सेटअप हो रही है ना, मतलब मेरे को कैसी हैंड फील चाहिए, तब अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे पास वर्कर है ना दोनों साइड खड़े हैं, जो ओके ओके करने के लिए बैठे हैं, कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये ठीक करो, ये ठीक करो, वो करो। बट उस टाइम पे है ना, जैसे ही है ना मशीन का ओके हो गया, उसके बाद ये मशीन की कैपेसिटी है 1500 मीटर देने की इन 10 मिनट्स। चल ऊपर में ऊपर 12 मिनट, 12 मिनट में इतना फैब्रिक, 1500 मीटर फैब्रिक आ जाता है। और नहीं तो पहले 5-10 मिनट तक है ना, वो लोग जब तक हैंड फील चेक कर रहे हैं, तब तक ये ना उसमें टाइम निकलते रहता है। ठीक है, उस टाइम पे 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर, इतना ही कपड़ा निकलता है। ठीक है। सो द कॉस्ट ड्यूरिंग सेटअप इज वे मोर देन द कॉस्ट ड्यूरिंग रनिंग। अब अपन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ 2 टायर मशीन आवर रेट। अपन लोग एक सेपरेट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं सेटअप के लिए, और एक सेपरेट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं रनिंग के लिए, क्योंकि मेरी कॉस्ट भी दोनों टाइम पे अलग है। अभी तक जो भी रेट्स तुमने कैलकुलेट किए, वो कौन से रेट्स हैं? 2000 कॉम्प्रिहेंसिव रेट्स, वन सिंगल रेट। बट यहाँ पे 18 एंड 19 आर टू क्वेश्चंस ऑन 2 टायर मशीन आवर रेट। यहाँ पे दो अलग अलग रेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन 18 एंड 19। बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ध्यान देना, देख क्या बोला हुआ है। आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब देख बोला गया है, इन अ फैक्ट्री a machine is considered to work 208 hours in a month. It includes maintenance time of 8 hours and setup time of 20 hours. ठीक है, तो मेंटेनेंस और सेटअप दोनों के आवर्स अलग से बता दिए, और 208 में इंक्लूडेड है ये, इट इंक्लूड्स बोला है।
तो मतलब ये 8 घंटा और 20 घंटा इसी 208 के अंदर है, ठीक है। द एक्सपेंस डेटा रिलेटिंग टू द मशीन आर एज अंडर, you have the cost of the machine is 5 lakhs, life is 10 years, scrap value is 20,000, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम है, कंज्यूम, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो आर्स है पर मंथ है, तो अपन कॉस्ट भी पर मंथ निकालेंगे। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम है, कंज्यूमेबल्स पर एनम है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग भी पर एनम है, बट मशीन इज ऑक्यूपाइंग ओनली 1/6 एरिया, ठीक है। सुपरवाइजर सैलरी ये पर मंथ है, बट इट इज कॉमन टू 3 मशीन, अपन तो एक ही मशीन का ढूंढेंगे, ये 3 मशीन का है। वेजेस ऑफ ऑपरेटर पर मंथ पर मशीन, ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल लाइटिंग चार्जेस पर मंथ एलोकेटेड टू द मशीन 1,000 रुपए, ये भी अपन लोग डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। पावर 25 यूनिट्स पर आवर है, 25 पर यूनिट, ठीक है। आगे बोला है पावर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस ओनली, सेटअप टाइम दो प्रोडक्टिव डज नॉट रिक्वायर पावर, ठीक है। द सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर आर परमानेंट, दे आर परमानेंट, इसका इम्प्लीकेशन है। Repairs and maintenance and consumable stores vary with the running of the machine. Vary with the running of the machine. ये इसका भी implication है। Required में देख क्या है? You are required to calculate a 2 टायर machine hour rate. सेटअप के लिए अलग और रनिंग के लिए अलग, ठीक है। अब समझो इसको कैसे क्रैक करना है। एग्जाम्पल को ले जा रहा हूं ऊपर। अब अपने पास टोटल आवर्स कितने? टोटल आवर्स आर 208, जिसमें से मेंटेनेंस वाले आवर्स कितने? एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते, रुक जा। 208 है, उसमें से मेंटेनेंस वाले आवर्स जो 8 घंटा है वो तो अनप्रोडक्टिव ही है, मतलब अपने प्रोडक्टिव आवर्स कितने हुए? प्रोडक्टिव आवर्स है 200, और इन 200 प्रोडक्टिव आवर्स में सेटअप के आवर्स कितने? सेटअप इज 20 आवर्स, मतलब रनिंग के आवर्स कितने हो जाएंगे? द रनिंग आवर्स विल बी 180 आवर्स। इतना समझ में आ रहा है? 208 आवर्स आर टोटल आवर्स, उसमें से मेंटेनेंस तो पक्का ही अनप्रोडक्टिव है तो वो निकाल दिया, बचे हुए 200 घंटे दोनों प्रोडक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सेटअप टाइम दो प्रोडक्टिव, मतलब वो प्रोडक्टिव तो है ना। तो अपने पास 200 प्रोडक्टिव आवर्स है, उसमें से सेटअप 20 घंटा कर रहे हैं और रनिंग 180 आवर्स कर रहे हैं। अब रूल समझो, 2 टायर रेट कैसे क्रिएट होगा। मैं ना मेरे सारे कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। I can recover the fixed cost when the machine is setting up. I can recover the fixed cost when the machine is running. मैं दोनों टाइम पे फिक्स कॉस्ट रिकवर कर सकता हूँ, बट वेरिएबल कॉस्ट मैं सिर्फ रनिंग के टाइम पे रिकवर कर पाऊंगा, क्योंकि उसी टाइम वो वेरिएबल कॉस्ट लगा है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने को है ना फिक्स कॉस्ट पर मंथ ढूंढ लेना है और वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ ढूंढ लेना है, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट में अपने पास क्या क्या है? सबसे पहला खर्चा अपने पास कौन सा दिया हुआ है? द फर्स्ट कॉस्ट दैट वी हैव इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स कॉस्ट में ही आएगा, निकाल भी लेते हैं डेप्रिसिएशन। 5 लाख माइनस 20,000, ये इज फॉर 10 ईयर्स, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा इंटू 1/12, तो जाके 1 महीने का मिलेगा। तो 4,48,000 डिवाइड बाई 12, 4,000, 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन का खर्चा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। क्वेश्चन ने अपने को लास्ट में स्टेटमेंट दिया है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरी विद द रनिंग ऑफ द मशीन। समझा गया? तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल स्टोर्स दोनों वेरिएबल है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 6480 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स 5040, क्योंकि पर एनम दिया है। कंज्यूमेबल्स जो है 47,250, ये भी वेरिएबल है, पर एनम है,
तो 47,250 डिवाइडेड बाय 12, 3937.5 है तो 3938 लिख दो। फिर रेंट ऑफ द बिल्डिंग, रेंट कौन सा खर्चा होगा? रेंट ऑफ कोर्स फिक्स कॉस्ट होगा सर। रेंट के लिए देख उन्होंने क्या बोला है, 72,000 है पर एनम, डिवाइड बाय 12 मंथ्स कर रहा हूं, बट द मशीन इज ऑक्यूपाइंग ओनली 1/6 एरिया, तो सिर्फ 160 कॉस्ट लेंगे। तो 72,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 1/6 एरिया, रेंट है 1,000। सुपरवाइजर का सैलरी, अब है ना, क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला था, क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला था, सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर आर परमानेंट, दे बोथ आर परमानेंट। तो सुपरवाइजर परमानेंट है मतलब फिक्स्ड है, परमानेंट का मतलब फिक्स हो गया ना भाई, बट वो पर मंथ ही दिया है, बट वो 3 मशीन्स के लिए दिया है, सो डिवाइडेड बाय 3 मशीन्स 2,000। ऑपरेटर पूरा का पूरा यूज करेंगे, एक ही मशीन का एक ही महीने का है 2,500। फिर जनरल लाइटिंग, अब है ना ये जनरल लाइटिंग समझो एग्जैक्टली होता क्या। मान लो ये तुम्हारी सोसाइटी है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे नेबर का घर है, ठीक है। अब ये जो हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ना, ये क्या है, ये है स्पेसिफिक लाइटिंग। तुम जब चाहोगे तब चालू होगी, जब चाहोगे तब बंद हो जाएगी। बट तुम्हारे कॉरिडोर में भी तो लाइट्स लगी होगी, ये तुम्हारा घर बंद है चालू है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉरिडोर की लाइट्स अगर बंद है, सॉरी, कॉरिडोर की लाइट्स अगर है तो वो चालू ही रहेगी, इट डज नॉट मैटर तुम्हारा घर बंद है या खुला है। समझ में आया? तो अगर इट डज नॉट मैटर, तो वेदर यू रन द होम डू नॉट रन द होम, कुछ भी करो वो खर्चा तो लगने ही वाला है। मतलब जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग, ये तो हो गई स्पेसिफिक लाइटिंग, कॉरिडोर वाली हो गई जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड कि तुम हो या नहीं हो, वो तो एनीवेज चलने वाली है। सो मतलब द जनरल लाइटिंग विल बिकम अ फिक्स कॉस्ट। जनरल लाइटिंग 1,000 रुपए। और लास्ट में अपने पास पावर है, पावर तो ऑफकोर्स वेरिएबल ही होगा, 25 यूनिट्स पर आवर इंटू 180 आवर्स जब रनिंग में है मशीन तब, इंटू 25 पर यूनिट, तो 25 यूनिट्स फॉर 180 आवर्स, 4,500 यूनिट लगेगा। और ये यूनिट लेके आने अपने को 25 रुपए पे, तो ये हो रहा है 112,500। तो वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ, फिक्स कॉस्ट पर मंथ, फिक्स कॉस्ट कितना है, 5, 7, 8, 10,500। वेरिएबल कॉस्ट इज 3938 प्लस 5040, 121,478। अब I will divide them by the number of hours to get fixed cost per hour and variable cost per hour. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 10,500 मेरा फिक्स कॉस्ट है, आई कैन रिकवर इट वेन, मैं अपने सेटअप के आवर्स में भी रिकवर कर सकता हूं, रनिंग के आवर्स में भी रिकवर कर सकता हूं। मैं मतलब मैं टोटल कितने आवर्स रिकवर करूंगा, आई विल रिकवर इट बिटवीन 200 आवर्स, 20 घंटा सेटअप का, 180 आवर्स रनिंग का। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 52.5 पर। बट मेरा वेरिएबल कॉस्ट कब रिकवर होएगा, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होएगा सिर्फ और सिर्फ 180 आवर्स में, क्योंकि सॉरी, सिर्फ उन्हीं आवर्स में मेरा वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली हो रहा है, और उन्हीं आवर्स में मैं उसको रिकवर कर पाऊंगा। क्लियर है क्या? तो 120 on 478 डिवाइडेड बाय 180 आवर्स, 674.87 पर आवर। समझ में आया? यह अपना आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है। व्हाट इज द कॉस्ट ड्यूरिंग सेटअप? सेटअप के टाइम पे अपन लोग कौन सा कॉस्ट लेने वाले हैं? सेटअप के टाइम पे अपन लोग सिर्फ फिक्स कॉस्ट लेने वाले हैं, मतलब कितना, 52.5 पर आवर। कॉस्ट ड्यूरिंग रनिंग, रनिंग के टाइम पे कौन से आवर्स लेने वाले हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों,
तो फिक्स तो 52.5 पर आ रहे, वेरिएबल 674.87 पर आ रहे, दोनों को ऐड कर लो। 674.87 ये भी लेना है, 52.5 भी लेना है, मतलब 727.37 पर आर। ये हो गया अपना टू टायर रेट। समझ में आया? अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, वेदर इट इज अ सिंगल रेट मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रेट और अ टू टायर रेट या जो भी, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात। तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा रिकवर करके चाहिए। तुमने पैसा कितना खर्चा किया? 10,500, 121,478, तो 10,500 प्लस 120,478, तुम्हारा खर्चा हो रहा है 131,978 बराबर। अब अब तुम सिंगल रेट लो, टू टायर रेट लो, कैसे भी लो, तुम्हारे इतने पैसे वापस आने चाहिए बराबर। फिक्स कॉस्ट है ना, सॉरी, सेटअप के आवर्स अपने कितने? 20 आवर्स। तो 20 आवर्स में अपन लोग है ना 52.5 पर आवर चार्ज करेंगे, तो 20 × 52.5, 1040 है ना अपना इधर हो जाएगा। और रनिंग के टाइम पे अपन लोग 180 आवर्स काम करेंगे, तो 180 आवर्स इंटू 727.37 पर आवर, 13926.6 है, तो प्लस 1050, ये आ गया 131,976.6। थोड़ा सा 1-1.5 रुपया कम हुआ क्योंकि डेसिमल एरर की वजह से, बट इवेंचुअली कॉम्प्रिहेंसिव रेट हो या डुअल रेट हो या टू टायर रेट हो, तुम्हारे पैसे जितने लगे हैं उतने के उतने वापस आने चाहिए। ये अपना फाइनल गोल है। समझा गया? आओ अगला देखते हैं। हाँ जी सर, चालू करें क्वेश्चन नंबर 26। ये भी क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रेट का ही है, बट इसका सप्लीमेंट्री रेट का कैलकुलेशन बड़ा यूनिक है, बड़ा प्यारा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा। बोला है, a light engineering factory fabricates machine parts to customers. The factory commences fabrication of 12 number machine parts to customer specification, and the expenditure incurred on the job for the week ended 21st of August 2021 is given below. तो मटेरियल्स दिया हुआ है 780, लेबर 20 आवर्स एट 15 पर आवर, मशीन फैसिलिटीज M1 4 आवर्स एट 45 दिया हुआ है। अब ये 45 क्या होगा, प्लीज थोड़ा सा मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। 45 इज पर आवर। मशीन टू 6 आवर्स एट 65 पर आवर। ये सर आपको कैसे मालूम? अरे आवर्स है ना, तो पर आवर 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट्स व्हाट। तो आवर्स है तो पर आवर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम एज ओवर हियर, टोटल दे दिया है 1650। ओवर 8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स। ठीक है, तो 8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स। देखिए यहाँ पे वर्कर ने 20 घंटा काम किया है ना, तो 20 घंटे के हिसाब से 8 रुपए पर आवर के हिसाब से ओवरहेड चार्ज कर दिया। टोटल हो गया 1810। इन्होंने क्या बोला हुआ है, द ओवरहेड रेट ऑफ 8 पर आवर इज बेस्ड ऑन 3000 मैन आवर्स पर वीक। मतलब अपन ने सोचा था 3000 घंटे काम करेंगे, उसके बेसिस पे अपने को 8 रुपए पर आ रहा है। Similarly, the machine hour rates are based on normal working of machine number 1 and 2 at 40 hours out of 45 hours per week. हमेशा 40 आवर्स ही काम कर रहे हैं अपन लोग बॉस, हमेशा 40 आवर्स ही काम कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है ना? अब आगे क्या बोला है, आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच वीक द फैक्ट्री लेवीज सप्लीमेंट्री रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस on the basis of actual hours worked during the week. तो इनका सप्लीमेंट्री रेट इज बेस्ड ऑन फुल ओवरहेड एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। ठीक है, ध्यान देना। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग 21st August 2021, the total labor hours worked were 2400. मशीन नंबर 1 and 2 वर्क फॉर 30 hours and 32.5 hours रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या है, ये है अपने एक्चुअल आवर्स। or you are required to prepare a cost sheet for the job for the fabrication of 12 number machine parts
ड्यूली लेविंग द सप्लीमेंट्री रेट, मतलब अपने को ये कॉस्ट वापस से बनानी है इंक्लूडिंग द सप्लीमेंट्री रेट। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री रेट है ना, कैसे कैलकुलेट होगा और किन किन चीजों के लिए कैलकुलेट होगा। एक तो ओवरहेड्स के लिए हो गई, एक मशीन 1 के लिए होगा, एक मशीन 2 के लिए होगा। कैसे, वो समझते हैं। तो यहाँ पे है ना, अपन लोग सबसे पहले मशीन नंबर नहीं ओवरहेड्स ले लेते हैं। सबसे पहले ओवरहेड्स लेते हैं। अब ये ओवरहेड्स अपने को कैसे आता है, हाउ डू यू गेट ओवरहेड्स, व्हाट डू यू डू टू गेट ओवरहेड्स। तो अपना एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड, ये वाला ओवरहेड्स है बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, तो बजटेड लेबर आवर्स, और ऐसे करके अपने को 8 रुपए आया था, बराबर। अपने को इसमें से है ना बजटेड ओवरहेड्स तो नहीं मालूम, पर बजटेड लेबर आवर्स कितने घंटे सोचा था काम करेंगे, दिस वाज बेस्ड ऑन 3000 आवर्स, बराबर है ना। अपन ने सोचा था 3000 घंटे काम करेंगे, 3000 घंटे काम करेंगे तो 8 रुपए आया, मतलब बजटेड ओवरहेड्स कितने हुए, बजटेड ओवरहेड्स हो गए 24,000, बराबर। अब यही बजटेड ओवरहेड्स अगर अपन लोग एक्चुअल आवर्स से डिवाइड कर दे, एक्चुअल आवर्स से, मतलब 24,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअली ये लोग ने कितना काम किया है 2,400, तो रेट कितना हो जाता है 10 पर आवर, है 8 पर आवर। तो अपन ने 8 रुपए कॉस्ट शीट में ऑलरेडी चार्ज कर दिए, पर कायदे से अगर एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे अगर चार्ज करना होता, एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे, तो अपने को चार्ज करना चाहिए था 10 रुपए। तो जहां 8 रुपए चार्ज किए ना, वहां चार्ज करना पड़ता अपने को 10 रुपए। तो अपना सप्लीमेंट्री रेट कितना हुआ, 2 रुपए पर आवर। अपना सप्लीमेंट्री रेट है 2 रुपए पर आवर। ये समझ में आया क्या। सेम एज विद मशीन M1। M1 में क्या करना पड़ेगा, सेम कहानी, बजटेड ओवरहेड्स, ये आएगा बजटेड मशीन आवर्स से, और अपने को रेट आया कितना है M1 का 45। अपने को बजटेड ओवरहेड्स तो नहीं मालूम, बट बजटेड मशीन आवर्स से 40 विच गिव अस 45, तो मतलब बजटेड ओवरहेड्स कितने, 1800। और यही 1800 अगर अपन ने एक्चुअल आवर्स से डिवाइड किया होता, एक्चुअल आवर्स कितना काम हुआ है M1 में, 30 घंटा, तो आ जाता 60 रुपए। तो जहां 45 चार्ज किया है, वहां एक्चुअली 60 चार्ज करना था, 60। तो अब कितना एडिशनल चार्ज करना रह गया, अपना सप्लीमेंट्री रेट कितना है, 15 पर आवर। समझा। अब आ जाओ देखते हैं M2, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आवर्स, ये है 65। बजटेड ओवरहेड्स तो नहीं मालूम, ए बट बजटेड आवर्स कितने, 40 या 45, द आंसर इज 40। वो दोनों मशीन 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स काम हुए, तो दोनों मशीन 40 आवर्स ही हुए हैं, ये 65। तो बजटेड ओवरहेड्स कितना हो जाएगा, 40 × 65, 2600। अभी यही अगर अपन लोग ने एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे लिया होता, तो डिवाइडेड बाय 32.5 आवर्स, तो मतलब कितना होता 80 पर आवर। अभी कितना है 65 पर आवर। कितना शॉर्टफॉल है, अपना शॉर्टफॉल है 15 रुपए के हिसाब से, तो अपना सप्लीमेंट्री रेट कितना हो गया, 15 पर। समझ में आया। दिस इज हाउ यू विल गेट योर सप्लीमेंट्री रेट्स। अब इन्होंने बोला है रीडू कर दो पूरी कॉस्ट शीट, तो कर देते ना बॉस, क्या है उसमें। अपने पास टोटल कॉस्ट एज एट प्रेजेंट कितना है, 1810, एंड ऐड कर लो सप्लीमेंट्री रेट्स,
अब सप्लीमेंट्री रेट ओवरहेड में कितना है, 2 per hour है। फॉर हाउ मेनी लेबर आवर्स, इस जॉब में 2400 घंटे नहीं हुए, पूरे हफ्ते में 2400 हुए हैं, इस जॉब में तो सिर्फ 20 ही घंटे हुए हैं ना, तो सिर्फ 20 घंटे पे 2 रुपए पर आवर अपन लोग यहां से ले लेंगे 40 रुपए। सिमिलरली M1, इस जॉब में कितना आवर्स हुआ है, इस जॉब में हुआ है 4 घंटे एट 15 per hour इंटू 4 hours, 60 रुपए ये हो गया। M2, M2 अपन लोग कितना आवर्स चला, 15 पर आवर का रेट है, और M2 कितना आवर्स काम हुआ है इस जॉब में, 6 hours, तो मतलब ये 90 हो गया, तो 190, और रिवाइज कॉस्ट, रिवाइज कॉस्ट इज 2000। हो गया अपना कैलकुलेशन पूरा, वी आर डन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, प्लीज करके जाना। आओ अगला देखते हैं। हाँ जी सर, चालू करें क्वेश्चन नंबर 29। अब ये जो 29 क्वेश्चन है ना, दिस इज एक्चुअली अ मोर मैथ ड्रिवन क्वेश्चन देन कॉस्टिंग। इसमें ओवरहेड का पोर्शन तो बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा, बट इसमें है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास हाउ डू आई पुट इट, कॉस्ट शीट का इन्फ्लुएंस है और मैथ का इन्फ्लुएंस है, ओवरहेड्स का इन्फ्लुएंस बहुत छोटा सा। ठीक है, आओ देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इन द करंट क्वार्टर a company has undertaken 2 jobs. The data relating to these jobs are as under. तो जॉब 1102 और 1108 ये 2 जॉब्स है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी दिया है, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल है और वेजेस है, और बोला इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, सेलिंग एंड एडमिन बोला है, बट इट हैज टू बी कंसिडर्ड एडमिन एंड सेलिंग, बिकॉज एडमिन कैन बी अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग कैन नॉट बी अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि तुमने जो सेलिंग ओवरहेड इनकर किया है उसका कोई लेना देना नहीं है कि तुमने कितना प्रोडक्ट बनाया है, समझा गया। तो ये लिखा भले सेलिंग एंड एडमिन है, इसको मानना पड़ेगा एडमिन। ठीक है, और बोला है द कंपनी हैज रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिमिलर जॉब। ठीक है, द एस्टिमेट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस फॉर द न्यू ऑर्डर आर 64,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, ये पर ध्यान देना, जो अपने को दिया है 1102 और 08, उसमें प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, यहां पे जो है दैट इज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, नए ऑर्डर में। और देख मांगा क्या अपने से, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड टू बी चार्ज, तो रेट्स मतलब परसेंटेज मांग रहे, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द न्यू ऑर्डर। अब अगर तुम लोग देखोगे ना, तो कॉस्ट शीट का बहुत डीप इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, अपन है ना 1102 और 1108 की कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट कैसे चालू होगी, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ये तो अपने को दिया है 37,500, 54,000, 30,000, 42,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ बोला नहीं है तो इसी को ही प्राइम कॉस्ट मान लेंगे, और ये हो गया 96,000। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब उन्होंने क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट द फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज, द एंटायर परसेंटेज बी एक्स। अब मान लो ये 20% है, मान लो, तो तुम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 30,000 इंटू 20% लिखते ना, तो अब ये 20% अपन ने क्या अज्यूम कर लिया है, एक्स।
सिमिलरली यहाँ पे 1108 में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस विच इज 42,000x। तो अपने पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या है, 67,500 प्लस 30,000x 96,000 प्लस 42,000x। ये हो गया अपना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है तो यही अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। एड एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन के लिए बोल रहा हूं मैं, लेट द एडमिन परसेंटेज बी वाई एंड इट इज अ परसेंटेज ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब यहां पे क्या होगा, 67,500 प्लस 30,000x द होल इनटू वाई, 96,000 प्लस 42,000x द होल इनटू वाई। और ये बनेगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्लैश ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है तो यही हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्लैश एसएनडी भी नहीं है तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। अब प्रॉफिट अपने को दिया है, सेल्स अपने को दिया है, तो अपन पहले वो रिकॉर्ड करते हैं। 1,07,325, 1,57,920 एंड प्रॉफिट इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। अपने लिए तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स ही हो जाएगा तो अपन उसको 100 मान लेते हैं। पहले वाले में प्रॉफिट 8 है, मेकिंग दिस 108। दूसरे वाले में 12 है, मेकिंग इट 112। तो 1,07,325 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 100 तो ये हो गया 99,375। 157,920 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 तो ये हो गया 1,41,000। ठीक है, तो अब है ना फाइनली कहानी समझो क्या बनी। 67,500 प्लस 30,000x प्लस 67,500 plus 30,000x the whole into y is 99,375। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 67,500 ऑपोजिट साइड ले जाते हैं तो देख क्या बचेगा, 30,000x प्लस 67,500y ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं प्लस 30,000xy is equal to 99,375 minus 67,500 31,875। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। 96,000 प्लस 42,000x प्लस 96,000 प्लस 42,000x द होल इनटू y इज 1,41,000। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 42,000x प्लस 96,000y प्लस 42,000xy is 1,41,000 minus 96,000 45,000। अब बेसिकली अपने को इन दो इक्वेशंस के साथ काम करना है, ये और ये। अब क्या कर सकते हैं आप, तुम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो बट यहाँ पे ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जाओगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा है ना लेंदी हो सकता है, तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट देता हूं। देख थोड़ा ध्यान से समझना, जो x का कांस्टेंट है और जो एक्स वाई का कांस्टेंट है वो दोनों सेम है। तो अगर अपन इन दोनों को कैंसिल आउट कर पाए ना तो अपना एक्स और एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तुम सेकेंड इक्वेशन को 42,000 से मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को
42,000 से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड को 30,000 से कर लो, पर वो सब बहुत मेसी हो जाएगा, बहुत बड़ा भी हो जाएगा। अपन लोग क्या करेंगे, बड़ा नंबर डिवाइड बाय छोटा नंबर। बड़ा नंबर इज 42,000, छोटा नंबर इज 30,000। 1.4 आ रहा है फैक्टर, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर को 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इज ये 1, ये 2, इक्वेशन 1 इंटू 1.4, इक्वेशन 1 इंटू 1.4। तो देख क्या आएगा, ये हो जाएगा 42,000x प्लस 94,500y प्लस 42,000xy is 44,625। ठीक है। अब अपने पास दूसरा वाला इक्वेशन तो रेडी है, 42,000x प्लस 96,000y प्लस 42,000xy is 45,000 माइनस 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 माइनस। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1500y इज -375। अब दोनों माइनस है तो ये पर प्लस हो गए, तो y कितना होएगा, 375 डिवाइडेड बाय 1500 विच इज 0.25 और 25%। अपन ने y क्या अज्यूम किया था, एडमिन का परसेंटेज y अज्यूम किया था, वो तो मिल गया। अब इसी को ही है ना, कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर लो, तुम्हें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 30,000x प्लस 67,500 इंटू 25% प्लस 30,000x इंटू 25% is 31,875। तो 30,000x प्लस 67,500 का 25% कितना हो रहा है, 16,875 प्लस 30,000x का 7,500x is 31,875। तो बेसिकली 37,500x इज 15,000। तो x कितना होएगा, x इज 0.4 और 40%। x क्या अज्यूम किया था, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज। आ गए अपने दोनों रेट्स। अब इन्होंने साथ साथ है ना अपने को नए कॉस्ट शीट भी बनाने को बोला है, द कॉस्ट शीट फॉर द न्यू ऑर्डर। तो बहुत सिंपल है, देख डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो दिया ही है नए ऑर्डर का भी। डायरेक्ट मटेरियल है 64,000, डायरेक्ट मटेरियल है 50,000, तो प्राइम कॉस्ट इज 1,14,000 एड फैक्ट्री ओवरहेड्स 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। सर 40% कैसे, अरे ये निकाला ना, तो 50,000 का 40% 20,000, तो आ गया अपने को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1,34,000 एड एडमिन ओवरहेड। एडमिन कितना आया था, 25% ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो 1,34,000 इंटू 25%, 33,500। तो ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्लैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्लैश कॉस्ट ऑफ सेल्स 167,500 एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, तो अपन सेल्स को 100 मान लेते हैं, प्रॉफिट 20, दिस इज 80। कितना हो रहा है, 167,500 डिवाइड बाई 80, 209,375 माइनस 167,500, 41,875 अपना प्रॉफिट है। As I said, more math, less costing, lesser overheads। ठीक है, ज्यादा इसमें ओवरहेड्स था ही नहीं, बट अ गुड क्वेश्चन, आई वुड वांट टू प्रैक्टिस दिस वन डे बिफोर एग्जाम। ठीक है ना, आओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
जी सर, देख रहे हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 38। अब ये क्वेश्चन ना देखने में बहुत बड़ा लग सकता है और एक्चुअल में थोड़ा बड़ा भी है, बट सिंपल बहुत है। थोड़ा थोड़ा पीसेस पीसेस में समझेंगे ना तो परफेक्ट समझ में आएगा। देख क्या बोला हुआ है। एनर्जी लिमिटेड is into metallic tools manufacturing. It has four production departments. The work performed in every department is fairly uniform. Thus, the manager of the company created a policy to recover the production overheads of the entire company by adopting a single blanket rate. Single blanket rate का मतलब क्या है? It is one rate, only and only one rate. ठीक है? The relevant data for the month are given below. तो अपने पास एज पर द बजट 4 डिपार्टमेंट और उन्हीं का ही एक्चुअल दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। ठीक है। अब दे आर सेइंग ब्लैंकेट रेट मतलब एक ही रेट कैलकुलेट होगा पूरी फैक्ट्री का। ठीक है। आगे देख क्या बोला है। एडिशनल डिटेल्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द जॉब्स ड्यूरिंग द मंथ आर आल्सो प्रोवाइडेड बिलो। तो जॉब नंबर 157 में कितना मटेरियल, वेजेस, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स हुआ है वो दे दिया है। और बोला ड्यूरिंग द क्वालिटी कंट्रोल फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब कंपनी incurred a certain expenditure, additional expenditure of 495 on direct wages as there was certain production that was not perfect as the saleable product. The defective units were normal in nature and after rectification has been brought to the required degree of perfection. तो मतलब ये अपने को एक एडिशनल लेबर लग गया है, तो यहाँ पे 495 अपने को और देना पड़ेगा। फिर आगे बोला है द कंपनी हैड 25% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिन एंड प्रॉफिट। ठीक है। तो ज्यादा डेटा नहीं है अगर देखने चाहो तो। अब मांगा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू फिगर आउट द फॉलोइंग। कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर ब्लैंकेट रेट based on the percentage of total factory overheads to total factory wages and determine the selling price of job 157। अब यहां पे दो पीसेस मांगे। पहले तो अपने से एब्जॉर्प्शन रेट मांगा है, दूसरा अपने से सेलिंग प्राइस और जॉब 157 मांगा है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो अपन लोग क्या करेंगे, प्लीज ध्यान रखना अपने को रेट कैसे ढूंढना है। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन द बजटेड लेबर आवर्स, सॉरी लेबर कॉस्ट, बराबर ना। हाँ, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स टू टोटल फैक्ट्री वेजेस। अब ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, अच्छा बजटेड क्यों ले रहे हैं, एक्चुअल क्यों नहीं? अरे क्योंकि मेरे लाल रेट कैलकुलेशन इज डन ऑन बजटेड बेसिस, नेवर ऑन एक्चुअल। एक्चुअल तो होने के बाद हुआ, रेट पहले से ही चाहिए ना, तो इसके लिए बजटेड। तो अपन एक काम करते हैं, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है पहले वो काउंट करते हैं। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स सब कुछ ऐड कर लेते हैं। 35,64,000 plus 9,66,000 plus 4,20,000 plus 12,37,500. This is 61,87,500. 10,92,000 plus wages add कर रहा हूँ 24,50,000, 10,50,000 and 6,93,000, 49,50,000. तो 61,87,000 are your budgeted overheads. 61,87,000 are budgeted overheads and budgeted labor cost 49,50,000 into 100 कर लेते हैं। तो 61,87,000 divided by 49,50,000। एक मिनट, 61,87,500 है, सॉरी 61,87,500 है। तो 61,87,500 divided by 49,50, ये आ रहा है 125%। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 125% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो जो भी लेबर कॉस्ट होगा ना उसका 125% अपन को ऐड कर देना। ठीक है। तो ये तो आ गया अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड। अब अपने को सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है। सेलिंग प्राइस के लिए सारा डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर रहा हूं ऑफ जॉब 157 है। जॉब 157 का सारा डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर रहा हूं, मतलब कौन सा, यहां पे
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये ऐड करना है अपने को। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा? 11,880, सॉरी, हाँ, बह गया थोड़ा कुर्सी में। 11,880 प्लस 4,140 प्लस 1,800 प्लस 2,970, तो 20,790। डायरेक्ट लेबर 2,376 प्लस 2,484 प्लस 1,080 प्लस 594, और इसके साथ ये जो 4 लेबर दिया है वो प्लस 495, क्योंकि एडिशनल लग गया था 7,029। फैक्ट्री ओवरहेड 125% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो 125% ऑफ 7,029, तो इंटू 125%, 8,786, तो ये हो जाएगा अपना नेट फैक्ट्री कॉस्ट। 8,786.25 है, तो पर अपन लोग को 25 को जाने देंगे, प्लस 7,029 प्लस 2,0790, तो ये हो रहा है 36,605। एंड ऐड करना है अपने को प्रॉफिट स्लैश एडमिन 25% ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो दैट इज इंटू 25%, 9,151.25 है, 25 वापस जाने दो, तो ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस। तो 36,605 प्लस 9,151, तो ये हो गया 45,756। सिंपल, एकदम बेसिक है, कोई लोड लेने वाला काम नहीं है इसमें, ठीक है। फिर अगले पार्ट में देख क्या मांगा है। द न्यू मैनेजर thinks that the machinery is used to varying degree in different departments. Thus, it is not appropriate to follow one blanket rate for the whole company. तो अब उसको blanket rate नहीं चाहिए. Therefore, suggest an alternative method of absorption of factory overheads and calculate the overhead rates based on the method so suggested. तो अपने को रेट कैलकुलेशन करके देना है। अब यहां पे ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा डिबेटेबल काम कर दिया। डिबेटेबल कैसे? उन्होंने क्या किया, जो ऑपरेटिंग है ना वो तो ले लिया मशीन आवर्स पे, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और पैकिंग ये सारा कुछ ले लिया लेबर आवर्स पे। अब डिबेटेबल इसलिए क्योंकि है ना असेंबली भी मशीन के थ्रू हो सकता है, पैकिंग भी मशीन के थ्रू हो सकता है, बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे है ना सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए मशीन आवर्स एज अ बेस लिया है, बाकी तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए उन्होंने लेबर आवर्स एज बेस लिया है। क्यों? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, पर अगर आ गया है क्वेश्चन तो कर लेना वैसे का वैसे ही, सिंपल है ना यार, क्या लोड थोड़ी है। तो यहाँ पे है ना अपन लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, किधर गया, हाँ ये रहा। अपन लोग है ना यहाँ पे ऑपरेटिंग, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और पैकिंग, ये 4 डिपार्टमेंट में बजटेड ओवरहेड्स लिखते हैं। बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 35,64,000, 9,66,000, 4,20,000 और 12,37,500। ये हो गए अपने बजटेड ओवरहेड्स। डिवाइड कर लो बजटेड आवर्स से। अब बजटेड आवर्स है ना, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ऑपरेशन में मशीन आवर्स लिए 7,92,000, बाकी तीनों में लेबर आवर्स लिए, तो अपन लोग लेबर आवर्स ले रहे 6,90,000, 3,00,000, 4,95,000, तो अपने को आ जाएगा यहाँ पे क्या, रेट पर आर। रेट पर आर आ जाएगा, अपन लोग कैलकुलेट करेंगे 35,64,000 डिवाइडेड बाय 7,92, तो ये है 4.5 पर आर। 966 डिवाइड बाय 6,90, 1.4 पर आर। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, ये भी 1.4 पर आर। एंड 12,37,500 डिवाइडेड बाय 4,95,000,
ये है 2.5 पर आवर। हो गया, अपना रेट कैलकुलेट करना था वो अपन लोग ने कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट। पहले क्या किया था, ब्लैंकेट रेट लिया था, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स का मर्ज करके एक ही रेट ढूंढा था, विच वॉज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब क्या किया है, अपन ने सबका अलग अलग रेट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देख क्या मांगा है, डिटरमाइन, थर्ड पार्ट, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 157 बेस्ड ऑन ओवरहेड रेट कैलकुलेटेड इन बी अबव। तो पहले अपन ने जॉब 157 की जो कॉस्ट शीट बनाई ना, उसमें अपन ने ओवरहेड 125% ऑफ वेजेस ले लिया था। अब वो बोल रहे हैं कि अपने को 125% ऑफ वेजेस नहीं लेना है, अपन ने जो बी में ना अलग अलग इंडिविजुअल रेट्स कैलकुलेट किए ना, उसके हिसाब से ओवरहेड कितना आ रहा है वो ढूंढो, और फिर टोटल कॉस्ट ढूंढ के सेलिंग प्राइस ढूंढो, ठीक है, सिंपल है। अपने पास डायरेक्ट मटेरियल तो ऑलरेडी था 20,790, डायरेक्ट लेबर 7029। अब ओवरहेड्स ऐड करेंगे। सबसे पहला ऑपरेटिंग, इट इज 4.5 पर मशीन आवर। और इस जॉब में कितने मशीन आवर्स हुए हैं, क्वेश्चन ही घूम गया। हाँ ये रहा। इसमें मशीन आवर्स हुए 1782। फिर असेंबली, इट इज 1.4 पर लेबर आवर। कितने आवर्स काम हुआ असेंबली में लेबर का, 828 आवर्स। फिर क्वालिटी कंट्रोल, अगेन 1.5 पर लेबर आवर, और क्वालिटी कंट्रोल में लेबर आवर्स हुए 360। और लास्ट में पैकिंग है 2.5 पर लेबर आवर इंटू 396 आवर्स। चलो इंडिविजुअली ऐड करें, 4.5 इंटू 1782, तो 8019, 1.4 इंटू 828, 1159.2, 1.4 इंटू 360, 504, एंड 2.5 इंटू 396, ये हो रहा है 990। तो चलो ऐड कर लेते हैं, 990 प्लस 504 प्लस 1159.2 प्लस 8019, तो ये हो रहा है 10672.2, तो मैं 10672 लिख रहा हूं। ये हो जाएगा अपना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट स्लैश नेट फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस 7029 प्लस 2790, 38,491, एड प्रॉफिट at 25% of net factory cost into 0.25, 9622.75 है, तो 9623 कर दे रहे। और ये आ गया अपना सेलिंग प्राइस, प्लस 38,491, 48,114। ये हो गया अपना थर्ड पार्ट भी, है ना। बस रेट्स निकाले सेकंड पार्ट में, वो रेट लेके अपन लोग ने थर्ड पार्ट में कैलकुलेट कर लिया सेलिंग प्राइस, सिंपल। लास्ट पार्ट में देख क्या मांगा है, ये थोड़ा इरिटेटिंग है। Calculate the department-wise under or over recovery of overheads based on company's current policy and the method suggested in B above. तो अपने को है ना यहाँ पे ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन देना है। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे आएगा, अमाउंट एब्जॉर्ब और अमाउंट इनकर्ड से। तो अब अपने को है ना सब कुछ दो बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे समझ। करंट पॉलिसी में अपन लोग क्या कर रहे थे, करंट पॉलिसी में ओवरहेड्स वर रिकवर, ओवरहेड रिकवरी कितना था, 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, ये है अपना ऑपरेटिंग, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और पैकिंग, ठीक है। ये अपने चार डिपार्टमेंट, इन चार डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले अपना क्या था, ओवरहेड रिकवरी ऑफ 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो एक्चुअली कितने डायरेक्ट वेजेस हुए हैं वो लिखते हैं। तो एक्चुअल वेजेस
9,50,400, 18,63,000 और 8,10,000 और 8,91,000। ये तो होगा एक्चुअल वेजेस इंटू 125% कर लेते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा ओवरहेड्स एब्जॉर्ब। ओवरहेड एब्जॉर्ब तो ये कितना होएगा? 950,400, तो 11,88,000, 1863, 23,28,750, 8,10,000 से 10,12,500 और 8,91,000 से 11,13,750। ये हो गया ओवरहेड एब्जॉर्ब। ओवरहेड इनकर्ड कितना है? तो एक्चुअली ओवरहेड कितना इनकर हुआ? 38,61,000, 5,79,600, 2,52,000, 13,36,500। अब ओवर स्लैश अंडर। अब देख, पहले वाले डिपार्टमेंट में अपन ने ओवरहेड कितना रिकवर किया? 11,88,000 आया, 11,88 गया कितना? 38,61,000 ज्यादा चला गया, लॉस हो गया अपने को। कितना लॉस हुआ है? 26,73,000 का लॉस हो गया। ये अंडर एब्जॉर्ब। सेकेंड केस में 23,28,750 इतना रिकवर किया, गया कितना? गया तो सिर्फ 5,79,600, तो 17,49,150 ये ओवर रिकवर हो गया, बराबर। थर्ड केस 10,12,500 इतना आया, माइनस 2,52,000 इतना गया, तो मतलब नेट अपने पास तो रिकवरी ज्यादा हो गया, मतलब अपने को फायदा हो गया। 7,60,500 ओवर एब्सॉर्ब। और लास्ट केस में 11,13,750 माइनस 13,36,500, 222,750। अपन ने रिकवर किया 11 लाख समथिंग, इनकर कर दिया जेब से, गया 13 लाख समथिंग। सो आया 11 लाख समथिंग, गया 13 लाख समथिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन लॉस। ठीक है, तो ये हो गया करंट पॉलिसी से। अब रिवाइज पॉलिसी से। रिवाइज पॉलिसी में अपन लोग ने रेट्स ढूंढे थे, ये रहा। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, इसको यहां लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल आवर्स। सिर्फ ध्यान रखना, ऑपरेटिंग में एक्चुअल मशीन आवर्स लिखना है, 9,50,400। बाकी तीनों में एक्चुअल लेबर आवर्स के हिसाब से होगा, बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो ये 6,21,000, 2,70,000, 5,94,000। ठीक है, ये एक्चुअल आवर्स आ गए, एक्चुअल मशीन आवर्स आ गए। तो एक्चुअल आवर्स इंटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, ये आ जाएगा अपने को ओवरहेड रिकवर्ड। ओवरहेड रिकवर्ड 950,400 इंटू 4.5, 42,76,800, 6,21,000 इंटू 1.4, 8,69,400, 2,70,000 into 1.4, 3,78,000 and 5,94,000 into 2.5, 14,85,000। अब ओवरहेड इनकट तो अपना सेम ही रहेगा ना बॉस, उसमें कहा कुछ चेंज हुआ है, तो ओवरहेड इनकट सेम सेम। अब अपन को निकालना पड़ेगा ओवर स्लैश अंडर एब्जॉर्ब। तो देख, रिकवर कितना किया? 42,76,800, पर गया तो जेब से सिर्फ 38,61,000 ही ना, तो मतलब फायदा हो गया कितना?
42,76,800 minus 38,61,000, 4,15,800 ये ओवर एब्जॉर्ब हो गया है, ज्यादा आए गए कम। सेकेंड वाले केस में भी देख, ज्यादा आए हैं 869,400 आए, गए हैं 5,79,600, तो ये भी हो गया ओवर एब्जॉर्ब 289,800। थर्ड केस में भी 3,78,000 आए हैं, गए हैं 2,52,000, तो मतलब 126 इधर भी ओवर रिकवर हो गया। एंड लास्ट में 5,94,000 इंटू 2.5, अरे ये तो कर लिया था, 1485 आए हैं, गए हैं 1336,500, तो 1,48,500 सारे ओवर एब्जॉर्ब है ना। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देख के जाना, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।